नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 14 अगस्त 2024 की सॉल्यूशन करा रहे हैं। इससे पहले हमने हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन देखा था, इन्हें नहीं देखा हो साइड में बटन पिछला वीडियो मिल जाएगा। अब हम देखेंगे संस्कृत का पेपर का सॉल्यूशन तृतीय सेमेस्टर 2024 सप्तम प्रश्न पत्र बहुविकल्पी नंबर 1। पहला प्रश्न है कि संस्कृत भाषा में स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। कल हमने आपको एक मैराथन कराई थी, 21 घंटे पहले आप टाइमिंग देख पाएंगे, स्क्रीनशॉट देख पाएंगे, जिसमें स्वरों के भेद को वर्गीकरण को लेकर के बताया था कि 3 मुख्यतः आधार होते हैं, एक हर्ष स्वर, एक दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। तो यहाँ पर जो पूछा गया था स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है, तो समय के आधार पर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और इसकी डेफिनेशन में क्लियर लिखा भी हुआ था कि जिसमें 1 मात्रा का समय लगे, 2 मात्रा का समय लगे, इसी आधार पर ही इसका वर्गीकरण था। अगला क्वेश्चन आपका है जो हा वर्ड है उसका उच्चारण स्थान क्या है। तो मैंने आपसे कहा था उच्चारण स्थान से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य आता है, इसलिए ये जो चार्ट आपका है इसको जरूर रट लीजिएगा। अब यहाँ पर हा अगर देखेंगे तो पहले ही में आपको देखने को मिलेगा का वर्ग और साथ ही साथ उसमें हा। और अगर सूत्र आपको याद है तो अकुह विसर्जिया नाम कंठा में हा यहाँ से भी देखने को मिल जाता है, यानी हा का उच्चारण स्थान क्या है तो कंठ है। आंसर आपका यहाँ पर कंठ जो है वो आपका सही हो जाएगा। वैसे ये जो चार्ट आपका है संस्कृत में, इसको याद कर लीजिए तो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा, चाहे हिंदी में बात हो संस्कृत में बात हो, दोनों जगह यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बालक का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप। तो कैसे रूप चलते हैं बालक के, तो बालका, बालकम, बालकेन, बालकाय। चौथे नंबर पर जो आता है वो बालकाय आता है। बालक का चतुर्थी विभक्ति वो भी एक वचन की बात की गई है। इसी प्रकार चलते हैं ना बालका, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस, बालके, बालकहा। मैंने आपसे कहा था कि एक न एक आपके अवश्य आते हैं। अगला है महेश्वर्यम में संधि कौन सी है। मैंने आपको संधि के सारे सूत्र दिखाए थे, सारे स्क्रीनशॉट उसी मैराथन के ही हैं, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वृद्धि संधि चौथे नंबर पर बताई थी। और इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर सामने 4 एग्जाम्पल बताए थे, जिसमें सदैव, महेश्वर्यम, जलौगा, इस तरीके से। तो दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा महेश्वर्यम, जो कि महा प्लस ऐश्वर्यम है और 2 मात्राएं जिसमें लगी होती हैं वो भी पहचान दर्शाता है वृद्धि संधि की। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर संस्कृत में नहीं, आपको हिंदी में भी ट्रिक पता होगा ना कि 2 मात्राएं लगी रहती हैं, तो उससे भी आप पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं पांचवा बहुविकल्पी की दृस धातु का लट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन के रूप लिखिए। तो दृस धातु में कैसे रूप चलते हैं, पस्यति, पस्यता, पसंती चलते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है लट लकार की, यानी वर्तमान काल की, और उत्तम पुरुष की। तो यहाँ पर जो रूप होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। उत्तम पुरुष ये रहा आपका, और यहाँ पर जो वचन की बात की गई है वो आपकी की गई है दृस धातु का लट लकार का उत्तम पुरुष का द्विवचन। तो द्विवचन यहाँ पर आप देखेंगे ये है, और इसमें आपका पस्यावह आएगा। पस्यति जैसे बढ़ती पड़ता चलते हैं ना, मैंने आपसे कहा कि धातु रूप अगर आपको एक याद है सभी काल के तो उससे आप निकाल सकते हैं। आपको पता है पढ़ती पढ़ता पढ़ंती इस प्रकार चलते हैं, वैसे पस्यति, पस्यता, पसंती चलेंगे तो पस्यसी, पस्यता, पश्यत, पश्यामि, पश्यावह, पश्यामः। तो आंसर क्या हो जाएगा, पश्यावह, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। 5 बहुविकल्पी हो गए, 5 में से कितने सही रहे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अति लघु नंबर 6 है कि गुण संधि का सूत्र लिखे हैं। तो इसी मैराथन का अगला स्क्रीनशॉट देखिए, जहां पर हमने सारी संधियों के सूत्र आपको कहा था रट लीजिएगा। तो इसमें आप देखेंगे गुण संधि, आपके पेपर में जो पूछा गया गुण संधि पूछा गया। तीसरे नंबर पे देखिए तो गुण संधि का बताया था, जिसका सूत्र होता है आद गुड़ाहा। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, तो ये इसके सारे सूत्र बताए थे, आद गुड़ाहा होगा। बस इतना ही सूत्र आपको लिखना था। अगर यही क्वेश्चन लघु में आता है तो वहां पर एग्जाम्पल भी लिखने होते हैं, परंतु यहाँ केवल और केवल आपको सूत्र लिखना था। अगला क्वेश्चन है पितरों में कौन सा समास है, समास विग्रह भी करना है। तो पितरों में कौन सा समास है, पितरों में आप कहेंगे द्वंद्व समास है, जिसे हम एक शेष द्वंद्व भी कहते हैं, क्योंकि जो द्वंद्व समास है उसके भी टाइप होते हैं। तो अगर आपके पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो आपको केवल द्वंद्व समास लिख देना था, उतना काफी है। अगर एग्जामिनर बहुत ज्यादा जानकार हुआ तो वहां पर वो एक शेष को ढूंढेगा, वरना द्वंद्व समास को भी सही माना जाएगा, क्योंकि एक द्वंद्व समास के अंतर्गत ही एक शेष द्वंद्व टाइप में आता है। बात करें समास विग्रह की, तो माता चा पिता चा, इस प्रकार से ये होगा आपका पितरों का समास विग्रह भी पूछा गया है प्रश्न में, तो ये भी आपको साथ में लिखना पड़ेगा, माता चा पिता चा। अगला क्वेश्चन उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग आप सभी को पता है कि शब्दों के आगे शब्द ना कह के अव्यय कहिए, कि अव्यय जो शब्दों, वो अव्यय जो शब्दों के पहले लग करके शब्द का अर्थ बदल देते हैं, और जो बाद में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। एग्जाम्पल कोई आप बता सकते थे। अगला है पिबन और गच्छन में कौन सा प्रत्यय है, इसका यूज किस लकार के स्थान पर होता है। सेम क्वेश्चन आपका सीटेट में भी आया था 2022 में, जहां पर
स्क्रीनशॉट में आपको दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन आया था गच्छन इस्मिन पदे का प्रत्यय, तो यहाँ पर जो प्रत्यय है वो आपका इन चारों ऑप्शन में से सत प्रत्यय होता है, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा। अब यहाँ पर पिबन और गच्छन दोनों की बात कर लेते हैं, तो इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर आपका ये रहा गच्छन, जो कि गच्छन जो होता है वहाँ पर जो अलग होता है वो आपका गम प्लस सत प्रत्यय आपका यहाँ पर रहेगा। इसी प्रकार पिबन भी आपके पेपर में आया है, तो ये आपका पा प्लस सत प्रत्यय अलग होगा। तो दोनों में ही कौन सा प्रत्यय है, सत प्रत्यय है, यही आपका यहाँ पर सही होगा। साथ ही आपके पेपर में ये भी पूछा गया था कि यहाँ पर इसका प्रयोग किस लकार के स्थान पर होता है। तो ये जो है आपका वर्तमान काल के लिए यूज में होता है प्रत्यय, जो सत प्रत्यय मैंने बताया ये वर्तमान काल के लिए यूज होता है। वर्तमान काल के लिए कौन सा लकार होता है, वो आपका हो जाता है लट लकार। तो यहाँ पर आंसर आपका लट लकार जो है वो सही हो जाएगा। बस इतना ही आपको यहाँ पर लिखना था, यहाँ पर लट लकार आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 19, 30 और 50 जो संख्याएं हैं उनको संस्कृत में लिखिए। संस्कृत की गिनतियां जितनी थी सारी मैराथन में मैंने आपको बताई थी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि गिनतियों से फर्स्ट सेमेस्टर में भी एक क्वेश्चन आता है और थर्ड सेमेस्टर में भी। सारे स्क्रीनशॉट देखेंगे तो इसी एक सिंगल वीडियो के ही हैं, जो कि कल आपको मैराथन कराई थी 21 घंटे पहले। इसी में देखेंगे तो आपकी कौन कौन सी गिनती पूछी गई, 19 पूछी गई है। 19 को क्या कहते हैं, तो 19 को नवदस कहते हैं। ये देखिए 19 नंबर पे हाईलाइट किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी बोला आपके इसलिए बनाए क्योंकि यहाँ पर डीएलएड में आप देखेंगे ये आदत है कि ये 49, 50, 59, 60, 19, 20 इसी में ही पूछता है 10 कैसे लिखते हैं। इसीलिए मैंने देखिए वीडियो में ही ऑलरेडी हाईलाइट किया था। तो देखिए 19 पूछा भी गया जहाँ पर हाईलाइट किया था, तो नवदस आपका जो है 19 को कहते हैं। अगला देखेंगे तो 30 भी पूछा गया है। 30 देखेंगे तो अगले पेज पे होगा, यहाँ पर 30 को क्या लिखते हैं, 30 को 63 लिखते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से लिखा गया है हलंत का यूज किया गया एज इट इज आपको ही ऐसे लिखना होता है। और फिर क्या पूछा गया था 50 भी, 50 को कैसे लिखते हैं, 50 का आपका ऊपर वाले पेज पे होगा। तो 50 आपका ये रहा, जिसको हम 50 लिखते हैं। तो ये आपका जो है वो तीनों के तीनों मैंने आपको बता दिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवदत्तः ग्रामम गच्छति वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो कर्मवाच्य को जब आप बदलते हैं कर्मवाच्य में, तो आप देखेंगे जैसे राम है तो वो आपका रामेण हो जाता है, ग्राम ऐसे ही रहेगा। और गच्छति है तो गम्यते हो जाता है। सेम आपको यहाँ पर भी करना है। जैसे देवदत्त था तो क्या हो जाएगा, देवदत्ता को जो है वो देवदत्तेन हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या कहेंगे, जो देवदत्त है उसको जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो आपका देवदत्तेन हो जाएगा। लिख देते हैं यहाँ पर देवदत्तेन। और जो ग्रामम है वो ग्रामः लिख हो जाएगा आपका बदलकर। और जो तीसरा है गच्छति वो आपका गम्यते में बदल जाएगा। इस प्रकार से ये आपका बन जाएगा कर्मवाच्य में। अब बढ़ते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ, जहाँ पर पहला संस्कृत भाषा में कारक कितने होते हैं। तो संस्कृत भाषा की जब कारक की बात करते हैं तो संस्कृत भाषा में 6 कारक आपके माने जाते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। जहाँ पर संबंध और जो संबोधन होता है इसको कारक नहीं माना जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना था। तो जितने भी यहाँ कारक हैं उन सभी की आपको विभक्ति भी लिखनी होगी। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, इस तरीके से। बाकी केवल संबोधन और जो संबंध है इनको आपको अलग से हाईलाइट करके लिखना है कि इनको कारक में नहीं माना जाता है। तो प्रश्न में कारक कितने होते हैं सभी के नाम भी पूछे गए थे। विभक्ति नहीं लिखी गई, नाम पूछे गए, आप चाहे तो विभक्ति भी लिख सकते थे। अगला है संस्कृत भाषा में सुंदर लेखन विकास के उपाय विधियां लिखिए। तो इसमें पॉइंट पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, लेखन का अभ्यास हो, जो पाठक है उसको आप समझें, विषय का चयन करें, विषय विचारों का विकास करें, शब्दों का चयन करें, वाक्यों का निर्माण करें। इस तरीके से बहुत से पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगला है श्रुत लेख। तो श्रुत लेख एक प्रकार का लेखन जिसमें व्यक्ति किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कही गई बातें होती हैं उनको लिखता है। और इस टाइप का साक्षात्कार या बातचीत का जो लेखन होता है, कोई विचार प्रकट करना चाहता है, अपने अनुभव को प्रकट करना चाहता है, और वैसे नाम से स्पष्ट होता है श्रुत लेख, सुनकर लिखना इस संदर्भ में। बाकी मेन जो उद्देश्य पूछा गया वो आप वही लिख सकते हैं। उद्देश्य में कि किसी व्यक्ति के विचार, अनुभव, ज्ञान को संग्रहित करना, किसी व्यक्ति के जीवन और अनुभव को दर्शाना, या सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ज्ञान को सुरक्षित रखना, भविष्य के लिए एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संग्रह बनाना। तो पॉइंट टू पॉइंट जो आपने याद किए होंगे वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 14 के बाद 15, यहाँ पर कुछ संस्कृत भाषा में अनुवाद हैं। जैसे मोहन सोहन के साथ गांव जाता है,
तो इसको हमने अलग से लिख दिया है। मोहन सोहन के साथ गांव जाता है, संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे? तो मोहना सोहनेन सह ग्रामम गच्छति, इस तरीके से आपका होगा। मोहना मतलब मोहन, सोहनेन मतलब सोहन के साथ, सह मतलब साथ, ग्राम मतलब गांव, गच्छति मतलब जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा पहला। अगला देखते हैं। अगला है आपका तुम पुस्तक पढ़ते हो। अब यहाँ पर जो थोड़ा सा समझने वाली बात है वो ये समझने वाली बात है कि इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका, आप पढ़ने के साथ जो शब्द का उपयोग करेंगे वो अधि अधियसी जो शब्द है इसका यूज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका इसका है, इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं एक और शब्द। देखिए यहाँ तक तो कॉमन है, तुम का तम हो जाएगा, पुस्तक के लिए पुस्तकम हो जाएगा, तुम पुस्तक। पढ़ते हो के लिए यहाँ पर क्या यूज हो सकता है आपका? तुम के साथ क्या आप देखेंगे? तो तुम के साथ आप देखेंगे यहाँ पर जो रूप चलते हैं, सह, तो, ते, और उसके बाद तुम। कौन से में आ रहा है? एक वचन आ रहा है और मध्यम पुरुष में आ रहा है। सेम आपके जो रूप देखेंगे इसमें पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए पढ़ती, पढ़ता, पठंती चलेंगे क्योंकि वर्तमान काल है। तो यहाँ पर कैसे चलेंगे? पढ़ती, पढ़ता, पठंती। और एक वचन मध्यम पुरुष में क्या आ रहा है? तो पठसी आ रहा है। यानी यहाँ पर भी मध्यम पुरुष एक वचन में क्या आ रहा है? तोम आ रहा है। यानी तोम के साथ क्या यूज होगा? पठसी यूज होगा। यानी यहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हैं? अधिशेषी अगर आप नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पठसी का यूज भी कर सकते हैं। समझ गए होंगे आप कि मेरा क्या कहने का मतलब है। अर्थ देखिए दोनों निकलते हैं, बस वही वाली बात है कि आप किस शब्द से बनाना चाहते हैं। तो इसका सही क्या बन जाएगा? त्वम पुस्तकम, और उसके बाद पठसी। पठसी क्यों होगा? क्योंकि त्वम के साथ क्या यूज होगा? त्वम के साथ आपका पठसी यूज होगा, क्योंकि वर्तमान काल की बात की जा रही है कि तुम पुस्तक पढ़ते हो, वर्तमान काल का आपका ये एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन आपका है गणेश को नमस्कार है। ये तो आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड ही था। ये देखिए प्रीवियस ईयर में आया था, ये 2022 या 23 का पेपर है, 22 वाले में नहीं 20 में शायद आया था। यहाँ पर देखें गुरु को नमस्कार है, इस तरीके से आया था, जिसका था गुरुम नमामि। और आपके पेपर में जो आया था गणेश को नमस्कार है, यहाँ तो गणेशाय नमः। सेम इसी प्रकार से बना सकते हैं। अब एक चीज़ आप ये भी देखेंगे, जैसे गुरु को नमस्कार है, गुरुवे नमः बनाया गया है, और यहाँ पर देखेंगे तो गुरुम नमामि बनाया गया है। तो मतलब एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से भी आप बना सकते हैं। अगर आपने कोई और तरीके से बनाया तो ऐसा नहीं कि वो गलत होगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो नमः और नमामि दोनों तरीके से बनाया जाता है। गुरु को नमस्कार है, गुरुवे नमः करके भी देखने को मिलेगा, और नमामि से भी बना देखने को मिलेगा। और ऊपर वाला देखिए है भी, गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, गणेश को गणेशाय करके ही बनाया गया है। तो गणेशाय नमः सबसे बेहतर तरीका है, इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपने किसी और तरीके से बनाया तो कमेंट में बताइएगा। चौथा इसमें आया था गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। तो इसका कैसे बन जाएगा? ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति। ग्रामम परितः मतलब चारों, वृक्षा मतलब वृक्ष, और सन्ति मतलब हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं ग्रामम परितः नाम से। अब बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या था। शिक्षण, संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त सहायक सामग्रियों के नाम। तो सहायक सामग्री बहुत सी होती हैं, श्रव्य द्रव्य सामग्री वगैरह आप लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। उससे पहले जो भी चैनल पर नए हो, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, और सबसे मेन चीज़ है शेयर करना, ताकि और लोगों तक भी वीडियो आपके माध्यम से पहुंच पाए। और अपना स्कोर कमेंट में अवश्य बताइएगा कि 5 बहुविकल्पी में से कितने सही रहे। ये श्लोक को हिंदी में लिखना है, जो अर्थ आपका वो हमने अलग से लिख दिया है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमग्न सुभाषित मूढ़े पाषाण खंडेसु रत्न संज्ञा विधेयते। अर्थ इसका, तो इसका अर्थ होगा कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, पानी, अन्न और सुभाषित, यानी कि शुभ काव्य। लेकिन मूर्ख लोग जो होते हैं वो पत्थर का जो टुकड़ा होता है उसको भी जो है वो रत्न मान लेते हैं, उनको भी इसको भी रत्न कहते हैं। ये श्लोक पृथ्वी पर, ये तो इसका सीधे सीधे अर्थ हो गया। अब इसका भावार्थ जो निकालते हैं कि यह श्लोक पृथ्वी पर मूल्यवान चीज़ों के बारे में बताता है कि जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, पानी, अन्न और सुभाषित। और लेकिन मूर्ख लोग इन मूल्यवान चीज़ों को नहीं पहचानते हैं और पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न मानते हैं, जो कि कोई मूल्यवान नहीं है। तो ये है इसका जो है वो अर्थ। इसी के साथ पूरा कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हुआ समाप्त। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।